गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 3 नवंबर पर पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं इसके अंदर हम द हिंदू के 10 ऐसे टॉपिक्स जिसको एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स जान लीजिए इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद टाइफून गोनी के बारे में देखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टाइफून्स के बारे में जानेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में देखेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में जानेंगे। एक आर्टिकल एस्ट्रॉइड 16 साइकी के ऊपर भी था, इसको देखेंगे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का कुछ डेटा सामने आया है, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू में डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। चलिए न्यू मेंबर्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली अभी अनिल अहिरवार, ऋषभ दास, शिप्रा तिवारी, तनुजा यादव, आकाश मेश्राम एंड प्रियतोष प्रधान ने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है थ्रू आवर टेस्ट सीरीज और वीडियो सीरीज। चलिए कोटेशन पे चलते हैं। So it says preparing for civil service exam is the best decision one can take in his life. Now यही चीज मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि दैट दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो आपने अपनी लाइफ में लिया है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। बिकॉज बिलीव मी द सिलेबस पर से इज सो मच इंटरेस्टिंग दैट अगर एग्जाम के हम रिजल्ट के बारे में भी भूल जाएं 2 मिनट के लिए, तो जो चीजें आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में सीखने को मिलेंगी वो आपको दूसरे किसी प्रोफेशनल कोर्स में सीखने को नहीं मिल सकती हैं। इसमें आपको अपनी ही कंट्री के बारे में जानने के लिए मिलता है। आप नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, अपने देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अपने देश के अंदर किस किस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका देश कितना आगे बढ़ा है इसके बारे में भी आप पढ़ते हैं। देन एवरीडे न्यूज़पेपर्स के अंदर देश की डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं। साथ में ही इंडियन पॉलिटी से लेकर इंडियन ज्योग्राफी तक, एंशिएंट इंडिया से लेकर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, ये सारे इश्यूज आपको पढ़ने होते हैं। तो सिलेबस जो है इसका वो खुद ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको डेफिनेटली ये लगने वाला है, अगर आपने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट करी है आज से 6 महीने 1 साल के बाद, कि जो भी चीजें यहां पढ़ाई जा रही है वो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपको किसी और कोर्स के अंदर नहीं मिल सकती है। सो दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन। और अगर आपको ऑलरेडी कुछ महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते करते, तो डेफिनेटली आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया होगा कि इससे अच्छा सिलेबस और किसी एग्जाम का हो नहीं सकता है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट प्रोसेस बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना आपका बेस्ट डिसीजन है। क्या आपको लगता है कि जो इसका सिलेबस है काफी इंटरेस्टिंग है अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं? तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आइडिया जरूर बताइएगा। चलिए यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमारी अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी सिर्फ 2 ही टेस्ट हुए हैं इसके अंदर। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक एग्जाम आता है तब तक आपके 30 से ज्यादा जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिए जाए। अभी इसमें सीसेट के जो टेस्ट है हम वो भी ऐड करने लगेंगे और इस टेस्ट को, पूरी टेस्ट सीरीज को 40 टेस्ट तक लेके जाएंगे। बट तैयारी शुरू से ही रखिएगा। जो भी आपको टेस्ट करने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में जरूर करिएगा, ताकि जून में जब तक एग्जाम आता है तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना डेवलप हो चुका हो कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में क्यों ना पूछा जाए आप उसे सोल्व कर पाए। चलिए मार्किंग स्कीम को जान लेते हैं। तो आपको 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करना होता है टू बी इन द सेफ जोन। 6 से अगर मार्क्स आपके कम आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और साथ में एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पीडीएफ वैसे मैं इसकी शेयर कर देता हूं, फिर भी आप नोट्स जो है वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी। जीएसटी के ऊपर बेसिकली 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है, ये चीज आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट 26% ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। हुआ क्या है, अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जीएसटी कलेक्शन का डेटा दिया गया है और जीएसटी कलेक्शन का डेटा कहता है कि अक्टूबर 2020 के अंदर 1.0 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी के थ्रू कलेक्ट किया गया है। अब अच्छी न्यूज क्यों है ये, अगर लास्ट ईयर के अक्टूबर से कंपैरिजन किया जाए, लास्ट ईयर के अक्टूबर 2019 से कंपेयर किया जाए अक्टूबर 2020 को, तो ये बताया जा रहा है कि जो इस बार का कलेक्शन है वो 10.25% ज्यादा है। ठीक है, साथ में ही अगर हम सितंबर मतलब पिछले महीने से कंपेयर करें अक्टूबर का कलेक्शन, वो 10.1% ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमारा देश अब रिकवरी के जो एक प्रोसेस होता है उसके ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर
पहुंच चुका है और धीरे धीरे जो अभी कोरोना की वजह से हमारा मेल्टडाउन होना शुरू हुआ था, जिसमें जीएसटी कलेक्शन भी हमारा काफी हद तक गिर गया था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही नहीं हो रही थी मार्केट के अंदर, तो इस वजह से ये रिकवरी पाथ जो है अब हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि इतने जल्दी ये स्टेटमेंट को नहीं देना चाहिए, हमें नवंबर और दिसंबर का डेटा जो है वो भी देख लेना चाहिए कि वो किस तरीके का डेटा हमें देता है, क्योंकि अक्टूबर में तो अनलॉकिंग जो थी वो शुरू हुआ, आपका जो लॉकडाउन हुआ था वो अनलॉक होना पूरे तरीके से शुरू हुआ। इस वजह से भी जो एक्टिविटीज अभी तक रुकी हुई थी वो एकदम से शुरू हुई और इसी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी उसने एक अनप्रेसिडेंटेड हाई देखा। तो अभी भी हमें नवंबर दिसंबर का डेटा देख लेना चाहिए। पर्सनली मुझसे आप पूछेंगे, मुझे लगता है कि जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नवंबर दिसंबर में इस चीज को सही तरीके से बता पाएंगे, या आपको भी ऐसा लगता है बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर डेटा कि अभी जो प्रोसेस है रिकवरी का वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो यहां पे पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है वो ये कहती है कि स्टेट वाइज देखा जाए तमिलनाडु ने 26% अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ कंपेयर टू अदर स्टेट्स वो यहां पे दर्ज करी है। सेकंड, द सेट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ टैक्स होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें करेक्ट बताना था यहाँ पे, अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, क्या तमिलनाडु ने हाईएस्ट 26% 26% की जो ग्रोथ है जीएसटी कलेक्शन के अंदर अक्टूबर के अंदर दर्ज करी है? तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होती है किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ने 26% ग्रोथ जो है जीएसटी कलेक्शन के अंदर दर्ज करी है। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मान लीजिए कि देयर इज दिस गाय, मान लीजिए वेंडर 1 है, ये वेंडर 2 को अपना सामान बेचता है और देन वेंडर 2 जो है कस्टमर को अपना सामान बेचता है। ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए वेंडर 1 ने वेंडर 2 को, जस्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन, आप अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज फर्स्ट इंडिविजुअल जो कि सेकंड इंडिविजुअल को सामान बेचता है। सेकंड इंडिविजुअल फाइनली कस्टमर को सामान बेचता है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल ने क्या किया, जो सामान था वो 100 रुपीज का सेकंड इंडिविजुअल को दिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है, तो 100 रुपीज का सामान यहां पे रिटेलर को दिया गया। रिटेलर ने क्या किया, ये जो सामान था इसमें 10% अपना प्रॉफिट ऐड करके 110 रुपए का कस्टमर को दिया। और अगर हम कहें कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स है वो 18% का है, एज्यूम करिए। ठीक है, तो 18% का टैक्स, अब सेल कितनी हुई, यहां पर 110 रुपीज की सेल हुई, किसकी? रिटेलर की। अब इस 110 रुपए की सेल के ऊपर 18% टैक्स किसको देना पड़ेगा? रिटेलर को देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए रिटेलर पहले से ही मैन्युफैक्चरर को इसके अंदर से 3% टैक्स दे चुका है। ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर ने अपनी आइटम के अंदर ऑलरेडी 3% टैक्स जो था वो ऐड करके ही 100 रुपए का बेचा था। मतलब इस 100 रुपए के अंदर 3% टैक्स ऑलरेडी एडिड है जो कि रिटेलर पे कर चुके हैं। प्रोडक्ट टू मेक इट इजी मैं इसको सिंपली 97 + 3 में डिवाइड कर रहा हूं कि 97 इज द कॉस्ट, 3 रुपीज टैक्स है इसका। तो यहां पे रिटेलर जो है वो 3 रुपए तो टैक्स पहले ही दे चुके हैं। तो अब 18% जो वो टैक्स दे रहा है यहां पर, मान लीजिए मोटा मोटा ये जो टैक्स है 20 रुपए बनता है, तो उस 20 में से 3 रुपए तो वो टैक्स पहले ही दे चुका है, तो वो 3% जो होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो रिमेनिंग उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 17 रुपए। तो ये सिंपली मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को कोई चीज बेची 100 रुपए की, जिसमें ऑलरेडी 3 रुपए टैक्स के इंक्लूडेड थे। तो रिटेलर ने 3 रुपए टैक्स तो उसको पहले ही पे कर दिया, और इस आइटम को 100 रुपए की चीज को 110 रुपए का, चाहे वो सर्विस हो या आइटम हो, कोई प्रोडक्ट हो, 110 का बेचा। अब सरकार ने कहा कि आप जो सर्विस दे रहे हैं इसके ऊपर तो 18% टैक्स लगता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिटेलर ने कहा ठीक है, आपका 18% टैक्स जो है वो मैं देश के निर्माण के लिए दे दूंगा, लेकिन ऑलरेडी मैं 3 रुपए टैक्स दे चुका हूं। तो फिर सरकार ने उसको कहा कि ठीक है, अभी आप टोटल अपना टैक्स को कैलकुलेट करिए। टैक्स कैलकुलेट किया, 20 रुपए आया। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, 3 रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। तो 3 रुपए डिडक्ट कर लीजिए और फाइनली हमें 17 रुपए टैक्स दे लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये सेट ऑफ किया जाता है टैक्स के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है एंड काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी बी। चलिए यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो दिस इज द कलेक्शन जो अभी चल रहा है हमारा, और यहाँ पे जो रीसेंट डेटा आया है वो काफी पॉजिटिव है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डेटा मैंने आपको बता दिया कि 26% की ग्रोथ जो है इन दोनों के द्वारा करी गई है अक्टूबर महीने के अंदर। इनके बाद नंबर आता है
झारखंड का। झारखंड एंड राजस्थान, ये दोनों स्टेट भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी 23% एंड 22% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ जो है वो यहां पे दिखाई है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं आगे आने वाले महीनों में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है जीएसटी को लेकर ये पूछा गया, जीएसटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है जीएसटी इनफ्लोज क्रॉसिंग ₹1 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर। पहली बार फाइनेंशियल ईयर के अंदर जीएसटी जो है 1 लाख का मार्क क्रॉस कर रहा है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। हर वैल्यू एडिशन के ऊपर ये टैक्स जो लगाया जाता है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि मल्टी स्टेज टैक्स है। Under the GST Council and 101st Constitutional Amendment 2017, the tax is levied at every point of sale। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट है बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थी उसके हिसाब से ही एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे इसे लगाया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज भी इसी वजह से थी क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी इनफ्लो दे आर क्रॉसिंग ₹1 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1 लाख करोड़ का जो मार्क है जीएसटी इनफ्लो से क्रॉस कर रहे हैं 2020-21 के अंदर। और कहा जा रहा है दैट इट इज अ क्लियर साइन ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी आफ्टर इट्स 23.9 कॉन्ट्रैक्शन, जहां हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 24% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। जब हम अब जीएसटी का नंबर देखते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि जो हमारी इकोनॉमी 23.9% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी कोरोना की वजह से, अब वो धीरे धीरे रिकवरी की लाइन पर आ चुकी है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। देखिए जीएसटी के बारे में हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पहले तो आपको पता ही है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, मुझे 1 लाइन में बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो लोग अपनी सैलरी में से टैक्स को पे करते होंगे, यू नो दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के ऊपर देते हैं। फिर भी इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। सो यस, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी आइटम, सारी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। मल्टी स्टेज है, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के ऊपर जो भी वैल्यू एडिशन किया जाता है उसके ऊपर ये लगता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट शुरू में 100 रुपए का था, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको 150 का बनाया गया, फिर 200 का बनाया गया, फिर 300 का बनाया गया, तो जो ये वैल्यू एडिशन किया जा रहा है इसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। तो एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे लगाया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। साथ में ये भी मैंने आपको बताना है कि ये जीएसटी काउंसिल के साथ जो अमेंडमेंट जुड़ी है वो कौन सी है। काफी फेमस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 से ये एसोसिएट करता है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द आंसर, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएट्स जो है उनका ये कहना है कि अक्टूबर का जो डेटा है दैट इज वेरी पॉजिटिव, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जीएसटी इन्फ्लोज जो है वो बढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी नवंबर दिसंबर के डेटा के लिए हमें रुकना चाहिए। चलिए यहां पे देख लीजिए कि ये जीएसटी आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट के होते थे वो कौन कौन से होते थे। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस होते थे। एक्साइज है, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी है, जो कि जीएसटी में सबस्यूम हो गए। और स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस होते थे जो कि जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो गए। इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर वैट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, देन ऑक्ट्रॉय है, लग्जरी टैक्स है, स्वच्छ भारत सेस है, अदर्स, ये सभी जीएसटी से पहले हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। पूछा गया इन विच कंट्री टाइफून गोनी हैज रिसेंटली कॉज्ड लैंडफॉल। दो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बाद जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जैसे मोहित हमारे एक स्टूडेंट है, उनको काफी इजी लगती है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि टाइफून गोनी जो है अभी रिसेंटली कहां पे इसने लैंडफॉल किया है। सिंपल क्वेश्चन है, मैप के ऊपर भी देखेंगे। सोचिए, क्या फ्रांस है आंसर, मैक्सिको है, यूएस के अंदर या फिलीपींस के अंदर। चलिए, तो काफी ज्यादा डेवस्टेशन टाइफून गोनी ने कहां पे किया है, फिलीपाइंस के अंदर किया है। सो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टाइफून्स के बारे में एक क्वेश्चन और भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको भी देखेंगे, बट फिलहाल पहले लोकेशन देख लीजिए। सो दिस इज द फिलीपींस, और ये आपका जो गोनी है उसका मूवमेंट है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मूव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, गिलगित बल्तिस्तान रीजन के बारे में है। आपको पता है हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान की वजह से हमें टाइम टू टाइम कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और यहां पर भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो दिया है। देखिए पाकिस्तान जो है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता रहता है, टाइम बहुत ज्यादा है, बिकॉज अपनी इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान का बिल्कुल ध्यान नहीं है। देयरफॉर इट कीप्स ऑन डूइंग सर्टेन थिंग्स जो कि इंडिया को प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मकसद सिर्फ इंडिया को परेशान करने का है।
ऐसी एक चीज जो है वो अभी पाकिस्तान के द्वारा करी गई है, जिसका स्ट्रांगली रिजेक्शन किया है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को दिया था, आपने न्यूज में देखा होगा, और इंडिया ने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया क्योंकि आर्टिकल इसी को लेकर दिया गया था। पहली स्टेटमेंट जो है इसको लेकर कहती है JNK इज ऑन द साउथ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रीजन। गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है इसके साउथ में जो JNK UT है वो फॉल करती है। लद्दाख इज ऑन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो लद्दाख जो है इसके वेस्ट डायरेक्शन में है। गिलगित बल्तिस्तान रीजन इज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक पार्ट है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैप की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए काफी ये हमें बेसिक क्वेश्चंस लगते हैं, फिर भी इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मेरे सामने इंटरव्यू बोर्ड था, इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे अक्साई चीन की लोकेशन के बारे में पूछा था, क्योंकि वहां पे आर्मी के एक वो बैठे थे, उन्होंने मुझसे अक्साई चीन की लोकेशन के बारे में पूछा था। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर तो चर्चा हुई ही थी, लेकिन लोकेशन जो है ये भी चीजें पूछ ली जाती है आपसे। यहाँ पे जो दौलत बेग ओल्दी करके जगह है उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आपसे इंटरव्यू लेवल तक भी पूछी जा सकती हैं, तो इसे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दिस इज द गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है। अब हम आते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर इसके कहां पे, किस डायरेक्शन में। JNK इज ऑन द साउथ, और लद्दाख कहां पे है, लद्दाख इज दिस रीजन। सो दिस रीजन इज लद्दाख। लद्दाख कहां पर है, लद्दाख इसके साउथ ईस्ट में है, और जम्मू कश्मीर जो है वो इसके साउथ में है। इंडिया का ही ये पार्ट आप देख सकते हैं, इंडिया के मैप के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। JNK इसके साउथ में है, तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, हमने देखा है पीछे ही। साथ में गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, बट लद्दाख इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन में नहीं है, रादर इट इज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। गिलगित बल्तिस्तान जो है इट इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बट स्टिल इट इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। लद्दाख जो है इसके साउथ में है और साउथ ईस्ट में है, और जो जम्मू कश्मीर है वो इसके साउथ में है। ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी टच करता है, चाइना से भी करता है, और साथ में अफगानिस्तान से भी करता है। तो हमारे जो इंडिया का यहां से बॉर्डर है ऊपर अगर आप देखेंगे यहां पर वो अफगानिस्तान से टच कर रहा है, वेस्ट में पाकिस्तान है और यहां पे चाइना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफून के बारे में है, पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइफून्स। टाइफून्स के बारे में 3 स्टेटमेंट से बताइए कौन सी यहां पे स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली कहती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज टाइफून्स इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उन्हीं को ही टाइफून्स कह के बुला दिया जाता है। टाइफून्स मोलावे रिसेंटली हिट फिलीपींस। तो टाइफून मोलावे करके एक टाइफून जो है उन्होंने अभी रिसेंटली फिलीपींस को हिट किया है। टाइफून गोनी इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून इन 2020। 2020 के अंदर टाइफून गोनी जो भी हमने पीछे पढ़ा था क्वेश्चंस के अंदर, वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून अभी तक है पूरी दुनिया का। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। ये वेरियस बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर यूज किए जाते हैं अलग अलग जगह पे आपको पता होने चाहिए। जैसे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर इन्हें टाइफून कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हें विली विली कहा जाता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसे इंडियन ओशन रीजन के अंदर कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको एनसीईआरटीज में भी मिल जाएंगी और क्वेश्चंस के अंदर भी ये आ जाती हैं प्रीलिम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि क्या इसको टाइफून कहते हैं। तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून भी कहा जाता है। कहां पर, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। और जो अभी हमने टाइफून गोनी पढ़ा था जिसने डिस्ट्रक्शन लैंडफॉल कहां पे किया है, फिलीपाइंस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून अगर हम 2020 की बात करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और फिलीपींस को सिर्फ गोनी ने परेशान नहीं किया, फिलीपींस को मोलावे ने भी अभी रिसेंटली हिट करके परेशान किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, सी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस के गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको वेरियस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और काफी सारी हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, वीडियो सीरीज, वो आपको मिल जाती है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, इंडियन पॉलिटी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस में किस तरीके से हेल्प करेगी। प्रीलिम्स के लिए आपके पास प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, मेंस टेस्ट सीरीज में मैं ही आपके जो आंसर्स होंगे वो इवेल्युएट करने वाला हूं, और मेरी गाइडेंस जो है वो तो आपके साथ रहेगी। तो आप इसे exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया
गया होगा, वहां से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम के बारे में है। पूछा गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन ऑल द स्टेट्स। ये एक सेंट्रली फंडेड, देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, सेंट्रली सेक्टर होती है, सेंट्रली फंडेड होती है, तो आप बताइएगा कि ये स्कीम कौन सी है। ठीक है। सेकंड, इट हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज विद मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट फ्रॉम फैमिलीज जहां पे एनुअल इनकम होगी 5 लाख से कम। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, 6 कम्युनिटीज है हमारी, अगर वहां पे जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टूडेंट्स नीड टू स्कोर एटलीस्ट 75% इन देयर क्लास एग्जाम्स टू बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी से आना एक एलिजिबिलिटी है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट एलिजिबिलिटी। यहाँ पे सेकंड एलिजिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट के लिए दी गई है कि 75% मार्क्स आपको स्कोर करना है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और एलिजिबिलिटी जो है मैं आपको बताने वाला हूं मार्क्स की यहाँ पर। तो अगर आपकी जानकारी में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th और 10th क्लास के हैं, हो सकता है उनको इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता हो, तो प्लीज उनको इन स्कीम्स के बारे में जरूर बताइएगा ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सकें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हो क्या रहा है, एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन करी गई है जिसमें यह पता चला है कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है इसके अंदर, झारखंड के अंदर, यहां पे बच्चों तक इसका पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मनी विच इज सपोज टू बी गिवन टू द पुअर स्टूडेंट्स, और उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो साइफन ऑफ किया जा रहा है, बीच में ही वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। इस चीज की वजह से ये न्यूज दी गई थी न्यूज़पेपर के अंदर। अब आता है क्वेश्चन, देखिए हमारे लिए कोई करप्शन पे तो इस तरीके का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा नहीं कि किस स्टेट में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर जरूर पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूछा जाएगा, सेंट्रली फंडेड है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये चीजें पूछी जाएंगी। इसके ऊपर जो इनकम की लिमिट्स है ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अब आते हैं अपनी स्कीम के ऊपर। तो क्या ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है? तो यस, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर जो सेंटर है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देता है। आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मैंने आपको बताया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बताइएगा कि कितना % पैसा जो है वो सेंटर इसके अंदर देता है। ठीक है, अगर आप ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाए, क्योंकि मैंने आपको लार्जली सारी चीजें बता दी हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे इनकम की लिमिट बताने वाला हूं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो मैंने आपको बता दिया। 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए झारखंड का इशू भी मैंने आपको बता दिया। ये भी बता दिया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसी, जैन्स एंड बुद्धिस्ट के लिए है। और यहाँ पे जो इनकम की लिमिट दी गई है वो मैंने जान के यहाँ पे गलत कर दी थी। सो इट इज 1 लाख, ना कि 5 लाख। 1 लाख एनुअल लिमिट से नीचे अगर है एनुअल इनकम तो एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50%, ना कि 75%। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो लार्जली तो मैंने आपको काफी सारी चीजें जो है बता दी है, लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के अंदर परसेंटेज है वो मुझे आप जरूर बताइएगा सेंटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 5th वुड गेट ₹1000 पर ईयर। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनको 1000 रुपए पर साल जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा। एलिजिबल स्टूडेंट्स को NSP, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है तो मैट्रिक से पहले के लिए ये पर्टिकुलर जो बेनिफिट है वो दिए जाते हैं। तो क्लास 1st से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए 1000 पर ईयर का जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। 6ठी क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 6th to 10th क्लास तक 10,700। इफ द पर्सन इज हॉस्टलर, तो स्टूडेंट अगर हॉस्टलर है तो 10,700, और अगर हॉस्टलर नहीं है तो 5700 रुपए दिया जाता है डे स्कॉलर को। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स है ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेंस में आपको लिखनी पड़ सकती है। अब आता है स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 5th, तो यहाँ पे 1000 पर ईयर दिया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। साथ में ही NSP का जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, और बताना पड़ेगा कि आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, और साथ में ही जो आपके 50% मार्क्स का जो प्रूफ होगा वो भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं, आंसर विल बी डी, क्योंकि आपको क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। तो ध्यान रखिएगा, और अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी है, उसके बारे में भी उनको जरूर बताइएगा ताकि वो इस चीज का फायदा उठा पाए।
चलिए, दिस वाज द पोर्टल और ये हमारी लिमिट्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा, रिसेंटली अ नासा स्टडी फाउंड कि एस्ट्रॉइड 16 साइकी कुड मेड एंटायरली ऑफ मेटल। तो ये जो एस्ट्रॉइड 16 साइकी जो है ये पूरा का पूरा मेटल का बना हो सकता है। ये ऑर्बिट कहां करता है ये आपको बताना है। क्या ये मार्स और अर्थ के बीच में ऑर्बिट करता है, मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है, अर्थ या जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करता है, या फिर मार्स और वीनस के बीच में ऑर्बिट करता है? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक्स में ही ज्योग्राफी में दिया हुआ है कि जो एस्ट्रॉइड है वो कहां पे ऑर्बिट करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था एमजे, एमजे मींस माइकल जैक्सन। इसके बीच में होती है आपकी कौन सी बेल्ट? इसके बीच में आपकी होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो यहां पे या तो अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाते तो सिंपली पूछते कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में आपको मिलती है। लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से कनेक्ट करके बताना है। तो इस तरीके से बनेगा कि जो रिसेंटली एस्ट्रॉइड हमारा न्यूज में था, जिसपे नासा ने स्टडी करी है और क्या मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां तो ये बता ही दिया कि पूरा मेटल का बना है, ये कहां पे ऑर्बिट करता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा हमारा क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स की जानकारी आपको नहीं भी है लेकिन बेसिक ज्योग्राफी की जानकारी है, तो आप इसको आंसर कर पाए होंगे। बी हमारा आंसर हो जाएगा। एस्ट्रॉइड 16 साइकी जो है 370 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर एग्जिस्ट करता है और मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेसिकली अपना ऑर्बिट जो है उसको करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1853, 1853, मतलब 150 साल पहले इसे डिस्कवर किया गया था। और अभी ये पाया गया कि ऐसा हो सकता है, स्टडी के अंदर ऐसा पाया गया है नासा के साइंटिस्ट के द्वारा कि पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ हो सकता है। बिकॉज अभी प्रेजेंटली न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में है। पूछा गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताइए, क्या सही है ये बताइए। चलिए दो स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है देयर इज अ हाई कन्वर्जन ऑफ कंप्लेंट्स टू एफआईआर। एफआईआर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड साइबर क्राइम इंक्रीज बाय 63.5% इन द ईयर 2019 कंपेयर टू 2018। तो 2018 से अगर कंपेयर किया जाए 2019 के अंदर जो यहां पे क्राइम्स के अंदर इजाफा हुआ है वो 63.5% का हुआ है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा October 7th वाज द डे, मोर प्रिसाइजली, जब हमारा यूट्यूब अकाउंट जो था वो हैक हो गया था। दैट ऑल्सो कम्स अंडर साइबर क्राइम, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो चीजों को कनेक्ट करके बिल्कुल पड़ेगा जो चीजें आपके साथ हो रही है। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी घटना कभी हुई है जिसमें कोई भी आपका डिजिटल अकाउंट हैक हुआ हो तो उसके साथ इसको कनेक्ट करके देखिएगा। जैसे मैं अभी आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा। तो जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था तो साइबर क्राइम सेल के अंदर जो एसीपी थे वो मेरे बैचमेट थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनको ये सारी चीज बताई। और जो उन्होंने मुझे उसके बाद एक कंप्लेन करने के लिए किया जो मैंने करी थी वहां पर। लेकिन मेरा जो इश्यू था वो बहुत जल्दी जो था रिजॉल्व हो गया था। गूगल ने काफी उसमें हेल्प करी, यूट्यूब इंडिया ने काफी हेल्प करी और वो जो पूरी की पूरा इश्यू था वो उसी दिन ही सोल्व हो गया था। इसलिए वो कंप्लेन जो थी वो एफआईआर स्टेज तक पहुंची ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पहुंचने की जरूरत भी नहीं थी। एफआईआर बनने से पहले ही जो हमारा केस था वो सोल्व हो गया था और हमारा जो यूट्यूब अकाउंट था हमें रिटर्न कर दिया गया था। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई ना कोई जो भी अकाउंट डिजिटल अकाउंट हैक हुआ है कंपनी प्रोएक्टिवली एक्ट करे और आपका अकाउंट आपको एक ही दिन में 24 घंटे से पहले मिल जाए। इसी सिचुएशन के अंदर चीजों को फॉलो अप करना पड़ता है। यहां पे अभी बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि सिर्फ 2.5% जो कंप्लेन्स होती हैं वो ही एफआईआर के अंदर कन्वर्ट हो पाती हैं, ठीक है। तो अगर 100 कंप्लेन्स करी गई तो उसके पीछे सिर्फ 2.5 कंप्लेन्स ही एफआईआर के अंदर कन्वर्ट करी जाएंगी, कन्वर्ट होती हैं। इट मींस जो कंप्लेन्स हो रही हैं उनको बहुत सीरियसली परस्यू करने की जरूरत है, क्योंकि एफआईआर में अगर उसे नहीं ट्रांसमिट किया जाता है तो चांसेस ज्यादा है कि उस कंप्लेन के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। सो क्या हाई कन्वर्जन है? नहीं, ऐसा एमएचए ने बताया है कि जो कन्वर्जन रेट है वो काफी कम है, लो कन्वर्जन रेट है। जैसे आप देख ही सकते हैं अगर 200 कंप्लेन फाइल हुई है तो उसके पीछे से 5 को ही एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है, बाकी 195 तो सिर्फ कंप्लेन बनकर ही रह जाती हैं, वो कभी भी एफआईआर नहीं बनती हैं। उसके पीछे रीजंस काफी हो सकते हैं। हो सकता है कि मामला पहले ही सॉल्व हो चुका हो गया हो, जैसे हमारे केस में हुआ था, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे केस में आपको परस्यू करना पड़ता है और कई बार तो लोगों को उनके अकाउंट्स जो है जो सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं वो वापस भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड की बात करें, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड साइबर क्राइम्स जो काफी इंक्रीज हुए। आपको पता है सोशल मीडिया कितना इंक्रीज हो रहा है। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट द सोशल मीडिया, विदाउट द इंटरनेट। इंटरनेट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जो रेडी लैब्स है, जहां पे
कुछ ट्रायल्स चल रहे थे कोविड को लेके, कोविड की वैक्सीन को लेके, और इसका जो प्रोडक्शन था स्पुतनिक का वो वहां पे स्टार्ट किया जाने वाला था। उनकी पूरी की पूरी लैब को ही हैक कर लिया गया और जिसके बाद उनको अपनी लैब को टेम्परेरी बेसिस पे बंद करना पड़ा। तो काफी बड़े बड़े लेवल पर भी जो हैकिंग और साइबर क्राइम्स होते हैं वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट है वो ये 63.5% तक इंक्रीज हो चुका है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी क्योंकि कन्वर्जन रेट कंप्लेन का एफआईआर के अंदर काफी कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है मेंस में भी आपको मेंशन करना पड़े और इंटरव्यू पे भी अगर साइबर क्राइम के ऊपर चर्चा होती है तो आप अपना कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई केस स्टडी दे सकते हैं और इस डेटा को भी मेंशन कर सकते हैं। इट विल फेच यू रियली गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि 2020 के अंदर, मतलब इसी साल 100 साल पूरे हो रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1920 में फाउंड किया गया था। किस पर्सनैलिटी को क्रेडिट दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाउंड करने के लिए, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको पता है तो ये नाम आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहां पर भी मिल जाएगा, पुरानी वाली में तो खास तौर पे। अब हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया है। आपको वेरियस पेयर्स दिए गए हैं और आपको उसको करेक्टली मैच करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड में कुछ जो सिविलाइजेशंस हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनकी सिटीज के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में उनकी लोकेशन दे रखी है। तो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पा था। हड़प्पा क्या बैंक ऑफ रिवर रावी के ऊपर था? मे बी। मोहनजोदारो रिवर इंडस के ऊपर था। कालीबंगन रिवर घग्गर के ऊपर था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए, हड़प्पा जो था वो बैंक ऑफ रिवर रावी पे लोकेट करता था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अभी मैप पे भी मैं आपको दिखाने वाला हूं लोकेशन। मोहनजोदारो बैंक ऑफ रिवर इंडस पे लोकेट करता था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरी जो कालीबंगन है राजस्थान में, बैंक ऑफ रिवर घग्गर में बिलोंग करता था। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। रिसेंटली एक स्टडी करी गई है इंडियन और कैनेडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। उन्होंने ये चीज पाया है कि जो 2500 साल पुरानी हमारी सभ्यता थी, हड़प्पा के जो लोग थे वो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज करते थे। अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे स्टडी भी दी गई है, 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो आगे आने वाले प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोकेशन देख लीजिए, दिस इज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, लोथल इसको देख सकते हैं, आपका कालीबंगन इस लोकेशन पे है। चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर रिवीजन, फिर देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में एंड देन विनर ऑफ द डे कौन है हमारे, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी जीएसटी के साथ, 2 क्वेश्चन करे थे। जीएसटी में मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन्होंने हाईएस्ट 26% ग्रोथ करी है जीएसटी कलेक्शन के अंदर। डेटा जो है काफी पॉजिटिव है, 10% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, इवन पिछले महीने के कंपैरिजन में भी। तो ये चीजें, ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है हम रिकवरी के पाथ पे आ चुके हैं और रिकवरी हमारी दोबारा से शुरू हो गई। देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट मानी जाती है। इस वजह से अगर हमारी रिकवरी शुरू हो भी गई है तो इसमें कोई बड़ी बात, कोई अचंभा नहीं होगा। रीजन बीइंग हमारी जो डिपेंडेंस है वो दूसरी कंट्रीज पे काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बिफोर जीएसटी जो टैक्सेस थे वो भी हमने देखे थे, स्टेट के कौन से थे, सेंट्रल के कौन से थे जो सबस्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। फिर हमने टाइफून के बारे में देखा था, टाइफून गोनी फिलीपींस के अंदर इसने काफी डिस्ट्रक्शन किया है और 2020 का अभी तक का सबसे आप कह सकते हैं डेंजरस टाइफून ये रहा है। लोकेशन आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ इट इज नियर टू फिलीपींस। फिर हमने देखा था गिलगित बल्तिस्तान रीजन के बारे में, हमारे प्रिय नेबर के बारे में। तो जेएनके के कहां पे लोकेट करता है? जेएनके इसके साउथ के अंदर है, लद्दाख इसके साउथ ईस्ट के अंदर है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया और इसकी जो बाउंड्री है अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के साथ टच करती है। टाइफून के बारे में देखा था, टाइफून्स जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। अभी रिसेंटली टाइफून मोलावी और टाइफून गोनी ने काफी परेशान किया था फिलीपींस के लोगों को। इसके जो नॉमेनक्लेचर है कि किस लोकेशन में से क्या कहा जाता है वो भी हमने यहाँ पे देखा था। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे 10th क्लास और इससे पहले जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको ये दी जाती है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाती है जिनके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो एनएसपी का पोर्टल है उसके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। प्लीज अपने आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके की स्कीम्स आती हैं स्टूडेंट्स को लेकर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर, विमेन को लेकर या फिर डिप्रेस क्लासेस को लेकर। उनको इन चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, नहीं पता चल पाता है, नॉलेज नहीं होती इन चीजों के बारे में। क्योंकि हमारा अगर आप न्यूज भी देखें, न्यूज चैनल्स भी इन सब चीजों को ज्यादा कवर नहीं करती है। वो भी
टीआरपी के पीछे भागते हैं, ऐसी चीजों को कवर किया जाता है, कंट्रोवर्शियल चीजों को कवर किया जाता है ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा देखें, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी छूट जाती है। लेकिन अभी भी राज्यसभा लोकसभा ऐसे दो चैनल्स हैं जो कि इन चीजों को कवर करते हैं, इवन द डीडी न्यूज एज वेल। तो बाकी काम आपको करना है और आसपास के लोगों को जागरूक करना है इन चीजों को लेकर। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 1 से 5th क्लास तक 1000 पर ईयर दिया जाता है, और छठी क्लास से 10वीं क्लास तक के लिए हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर्स के लिए अलग अलग अमाउंट यहाँ पे फिक्स किया गया है। फिर हमने देखा था नासा स्टडी एस्ट्रॉइड 16 साइकिल को लेकर। तो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में रहती है ये एस्ट्रॉइड साइकिल, आप जानते हैं, और ये बताया गया कि हो सकता है पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड जो है मेटालिक हो। 9th क्वेश्चन में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में हमने देखा था। जो परसेंटेज है काफी इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, और एफआईआर के अंदर काफी सारी कंप्लेंट्स को कन्वर्ट ही नहीं किया जाता। लो कन्वर्शन रेट यहाँ पे पाया गया, 2.5% है सिर्फ, जो कि काफी कम है। फिर हमने देखा था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में कि यहाँ पे 100 साल हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जब फाउंड करी गई थी उसको पूरे होने जा रहे हैं। फाउंडर कौन है, वो मुझे किसने अर्थ किया था आईवीसी को, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके कुछ लोकेशंस जो थी हमने देखी थी, जैसे हरप्पा है, मोहनजोदारो है, किस रिवर पे ये लोकेट करते हैं ये भी हमने देखा था। कालीबंगन के बारे में भी, और मैप के ऊपर भी ये लोकेशन हमने देखी थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, बताइएगा। हु इज नोन एज पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। आपको लबासना याद आ रहा होगा, आपको सेल्फी जाके खींचनी है वहां पर, वो याद आ रहा होगा, तो ये मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रीलिम्स क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। मेंस के अंदर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स, मेंशन सम ऑफ सच स्कीम्स एंड एनालाइज वेदर सच स्कीम्स हैव ब्रॉट एनी रिमार्केबल डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सरकार ने काफी सारी जो स्कीम्स है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करी है। तो आप उन कुछ स्कीम्स को एनालाइज करके बताइए, और ये भी बताइए कि क्या उन स्कीम्स का कुछ पॉजिटिव असर या कुछ भी असर जो स्टूडेंट्स है उनकी लाइफ के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे 2 लिंक्स मैंने आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी पीयर रिव्यू के लिए अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर दूसरे लिंक को भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर, तो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, तो हम किसी एक को चूज नहीं कर पाए इस बार। तो जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करी जाएगी ताकि आप सभी लोगों को वो पीडीएफ जो है मिल सके, बिकॉज यू ऑल आर विनर्स। सोम्या सिंह का मुझे जो रिस्पॉन्स था वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो मैसेज मैं फॉरवर्ड करना चाहता था एक पर्टिकुलर कोरल ब्लीचिंग के एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे यूपीएससी स्टूडेंट के साथ ये कोरल ब्लीचिंग जुड़ी हुई है, वो इन्होंने काफी अच्छे से समझा है। सो कांग्रेचुलेशंस सोम्या। बाकी पीडीएफ तो आप सभी को मिलने वाली है, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चाहे कितना भी आपने स्कोर किया हो, चाहे आपने 1 ही या 0 ही क्यों ना स्कोर किया, उसे जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये मार्क्स आपके धीरे धीरे इंप्रूव होने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ और जो फ्री पीडीएफ है वो वहां पे शेयर करी जाएगी। साथ में ही जो आपका बेल आइकन है उसको बहुत से लोगों ने प्रेस किया हुआ है, लेकिन बाद में ऑल बटन प्रेस नहीं किया हुआ, या फिर बहुत से लोगों ने तो इसे ही प्रेस नहीं किया गया, तो इसे प्लीज कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा आपसे मिस ना हो। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग वीडियोस यहाँ पे एनसीईआरटी को लेके, इकोनॉमी को लेके बनाएंगे आगे, और वो जो पर्टिकुलर वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो वेरी सून।